वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास को। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम। आज हम लोग पोटेशियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, कल हम लोगों ने सोडियम पढ़ा था ना, आज हम लोग पोटेशियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम ये किसके अंतर्गत आता है, किस एलिमेंट के अंतर्गत आता है? ये हमारे मेजर यानी मैक्रो एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है। वैसे मिनरल्स जो है, मिनरल्स और विटामिन्स को मैंने माइक्रो एलिमेंट्स के अंतर्गत इसको बताया था ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट है। बट इसके अंदर कुछ मिनरल्स के अंदर कुछ आते हैं आपके मेजर एलिमेंट्स, जिसको हम मैक्रो एलिमेंट्स भी कहते हैं। हमने बताया था आपको, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी हमारे मेजर एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी हम मेजर एलिमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हमने सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस ये सब कंप्लीट किया ना। आज हम लोग पोटेशियम के बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारा मेजर यानी मैक्रो एलिमेंट है। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं पोटेशियम के बारे में। पोटेशियम जो है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना पोटेशियम पाया जाता है? 250 ग्राम पोटेशियम पाया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में 250 ग्राम पोटेशियम पाया जाता है, जिसमें से 90% आपका आरबीसी में पाया जाता है और 10% जो होता है वो आपकी कोशिका द्रव में पाया जाता है। कितना? एक स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में कितना पोटेशियम पाया जाता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 250 ग्राम पोटेशियम पाया जाता है। और इस 250 ग्राम में हमारा कितना? 90% जो हमारा आरबीसी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? 90% पोटेशियम आरबीसी में पाया जाता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। आरबीसी का मतलब यही है ना। और जो है रेड ब्लड सेल्स, यही तो है आरबीसी का फुल फॉर्म। और 10% जो है हमारा किस में पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव में पाया जाता है। ओके, तो एक स्वस्थ व्यक्ति की बॉडी में 250 ग्राम पोटेशियम पाया जाता है, जिसमें से 90% आपका आरबीसी में पोटेशियम पाया जाता है और 10% कोशिका द्रव में पाया जाता है। कोशिका में जो द्रव पाए जाते हैं उसमें 10% भाग पोटेशियम का पाया जाता है। अब इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है? पोटेशियम प्राप्ति के, पोटेशियम प्राप्ति वैसे तो लगभग सभी अनाजों में कुछ ना कुछ, सभी भोज्य पदार्थों में कुछ ना कुछ पाया जाता है। बट ये जो है दूध से बने भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, दाल और तेल बीज, इस सब में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जैसे मक्खन हुआ, ब्रेड हुआ, बिस्किट, इसमें अल्प मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। फल और सब्जियां भी इसकी उत्तम स्रोत है। किसकी? पोटेशियम के फल और सब्जियां भी उत्तम स्रोत मानी जाती हैं। ओके, यहां लिख देती हूं प्राप्ति के स्रोत। प्राप्ति किससे होती है? लगभग सभी भोज्य पदार्थों से, सभी भोज्य पदार्थ से। ओके, अब मुख्य कौन कौन सा है? हमारा दाल हुआ,
तेल बीज, दूध व दूध से बने पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, और क्या होगा, मांस मछली, मांस मछली में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और किस में पाया जाता है, मांस और सब्जियों में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फल और सब्जियों में भी यह पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, फल और सब्जियों में, सब्जियों में प्रचुर मात्रा में। और जैसे आपका मक्खन हुआ, मक्खन, मक्खन, ब्रेड और बिस्किट में या अल्प मात्रा में पाया जाता है। अल्प मात्रा में। तो इसकी प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, दाल, तेल बीज, दूध व दूध से बने पदार्थ, मांस मछली, ये सभी इसकी प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। फल और सब्जियां भी उत्तम स्रोत हैं, बट मक्खन, ब्रेड और बिस्किट में, इन सभी में यह अल्प मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम जो है इन सभी में, मक्खन, ब्रेड और बिस्किट में अल्प मात्रा में पाया जाता है। ओके, अब पोटेशियम की कमी, पोटेशियम की कमी को क्या कहते हैं, हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम की कमी को हाइपोकैलेमिया कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जब ACTH का अधिक स्राव इसमें होने लगता है, हमने कल बताया था ना कि ACTH का स्राव अधिक होने पर जो है सोडियम की मात्रा हमारे शरीर से कम निकलती है, जिससे एडिशंस रोग हो जाता है। तो इसमें क्या है, ACTH की मात्रा का स्राव अधिक होने लगता है। हमने बताया भी था सोडियम की मात्रा को जब हम कम देते हैं तो पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा देते हैं। ओके, कल हमने बताया था। तो उसी तरह इसमें क्या है कि पोटेशियम की कमी होने पर ACTH का स्राव अधिक होने लगता है और मूत्र, बार बार मूत्र त्याग होता है, और क्या होता है, बार बार उल्टी होती है और डायबिटिक कोमा हो जाता है। डायबिटिक कोमा में क्या होता है, जैसे अगर लो डायबिटिक वाला पेशेंट या हाई डायबिटिक पेशेंट है, उन दोनों में यह स्थिति देखने को मिलती है, क्या, डायबिटिक कोमा। इसमें क्या होता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है, कुछ मतलब गंभीर जब कंडीशन बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाती है तो व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है। तो पोटेशियम की अधिकता होने पर क्या होता है, डायबिटिक कोमा भी हो जाता है, बार बार उल्टी होती है और मूत्र त्याग बार बार होता है, और क्या होता है, ACTH हार्मोन्स का अधिक स्राव होने लगता है और व्यक्ति को थकावट महसूस होती है। ओके, तो इसकी कमी को हम लोग नोट कर लेते हैं। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया किसे कहते हैं, पोटेशियम की कमी, पोटेशियम की कमी को हाइपोकैलेमिया कहते हैं। ओके, पोटेशियम की कमी को हाइपोकैलेमिया कहते हैं। इसमें क्या होता है,
ACTH हार्मोन का स्राव अधिक होने लगता है, इसका स्राव अधिक होने लगता है। और दूसरा क्या है, बार बार कै। कै का मतलब जानते क्या होता है? कै मीन्स उल्टी, यानी बार बार उल्टी होना। तो मान लीजिए कै ऑप्शन में क्या दे देता, आप नहीं समझ पाते इसलिए नोट कर लीजिए, उल्टी और बार बार मूत्र त्याग। और क्या होता है? डायबिटिक कोमा, डायबिटिक कोमा और थकान। तो ये सारे लक्षण हमें पोटेशियम की कमी में देखने को मिलते हैं। ओके, कौन कौन से? ACTH का स्राव अधिक होने लगता है, बार बार उल्टी होती है, बार बार मूत्र त्याग, डायबिटिक कोमा और थकान। डायबिटिक कोमा में व्यक्ति जो है बेहोश हो जाता है, कभी कभी कोमा की स्थिति में भी चला जाता है। ओके, तो ACTH हार्मोन्स के बारे में कल हमने बताया था ना, एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। इसके बारे में कल हमने बताया था, ACTH हार्मोन एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं। तो कमी होने पर इसका स्राव अधिक होने लगता है। अब इसकी अधिकता को क्या बोलते हैं? पोटेशियम की अधिकता को हम हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। कमी को हाइपो और अधिकता को हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। इसमें क्या है? इसमें तीव्र अतिसार, जैसे डायरिया हो जाता है बार बार, जैसे लूज मोशन होता है जो है, तो पोटेशियम की अधिकता में क्या होता है? तीव्र अतिसार होता है। और ACTH का स्राव मतलब कम हो जाता है। तो ACTH का जब स्राव कम होगा तो सोडियम का स्राव जो है स्राव अधिक होगा ना। ACTH का स्राव कम होने पर सोडियम मूत्र के द्वारा अधिक मात्रा में निकलेगा, तो उससे कौन सा रोग हो जाता है? उससे एडिशंस रोग हो जाता है। ओके, और क्या होता है? वृक्काघात हो जाता है। तो पोटेशियम की अधिकता इसको हाइपरकैलेमिया बोलते हैं। हाइपरकैलेमिया, इसमें क्या होता है? ACTH का स्राव कम हो जाता है। इसमें आप बस इतना ही याद रखिए, इसके बारे में डीपली कल मैंने बताया था, उसको आप अलग से। पोटेशियम में बस इतना ध्यान रखिए कि इसमें ACTH का स्राव कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप एडिशंस नामक रोग हो जाता है। एडिशंस रोग हो जाता है। और क्या होता है? तीव्र अतिसार यानी डायरिया, डायरिया भी बोल सकते हैं। तीव्र अतिसार और वृक्काघात। वृक्काघात यानी गुर्दे को आघात पहुंचता है, गुर्दे को प्रॉब्लम होती है, इसी को हम वृक्काघात कहते हैं। तो इसकी पोटेशियम की अधिकता हाइपरकैलेमिया की स्थिति में ACTH का स्राव कम हो जाता है, परिणाम स्वरूप एडिशंस नामक
रोग हो जाते हैं। कौन से? एडिशंस नामक रोग हो जाते हैं और तीव्र अतिसार हो जाता है और वृक्क का घात। और अब इसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसका कार्य क्या है? पोटेशियम का कार्य क्या है? यह जो है पोटेशियम का कार्य है अम्ल और क्षार को संतुलित करता है। शरीर के तरल पदार्थों को भी यह संतुलित करने का कार्य करता है। और ये क्या करता है? हमारे हृदय धड़कन की जो गति होती है उनको भी नियमित और संतुलित करने का कार्य करता है। और यह मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है। यह परासरण दाब को भी नियंत्रित करता है। ओके, यह परासरण दाब को नियंत्रित करता है, अम्ल क्षार को संतुलित करता है और शरीर के तरल पदार्थ को भी यह संतुलित रखता है। और क्या करता है? मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है, हृदय के धड़कन की गति को नियमित करता है। ओके, जितने भी हमारे मेजर एलिमेंट्स हैं वो सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। पोटेशियम के कार्य, अम्ल क्षार को संतुलित करना, शरीर के तरल पदार्थों को संतुलित करना। हमारी बॉडी में जो संतुलित वो तरल पदार्थ पाए जाते हैं लिक्विड फेज में, उनको यह संतुलित करने का कार्य करता है। कौन करता है? पोटेशियम करता है। और क्या करता है? हृदय गति को संतुलित नियमित करना, यानी हृदय की जो धड़कन है उनको नियमित और नियंत्रित करने का कार्य यह करता है। और यह मांसपेशियों के संकुचन में भी सहायक होता है। मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। और क्या करता है? परासरण दाब में को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। परासरण दाब को नियंत्रित करना। ओके, इसको आप सभी नोट कर लीजिए। ये पोटेशियम के कार्य हैं। ये ज्यादातर जितने भी मिनरल्स हैं, मैक्सिमम मिनरल्स में देखा गया है वो अम्ल और क्षार को संतुलित करने का कार्य करते हैं। तो मतलब पोटेशियम भी अम्ल और क्षार को संतुलित करता है, तरल पदार्थों को संतुलित, हृदय की गति को नियमित और नियंत्रित करता है और मांसपेशियों के संकुचन में भी यह सहायक होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हमने बताया पोटेशियम की कमी के बारे में। पोटेशियम 250 ग्राम एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पाया जाता है। पोटेशियम की अधिकता के बारे में, पोटेशियम की अधिकता को क्या बोलते हैं? हाइपरकैलेमिया, और कमी को हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। ओके, तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए। पोटेशियम हमारा कंप्लीट हुआ। अब पोटेशियम की कमी जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्लोरीन के बारे में।
अब हम लोग क्लोरीन के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आई बात? क्लोरीन, अब देखते हैं क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन जो है, यह क्लोरीन हमारा कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये हमारी जितनी बाह्य कोशिकाएं और बाह्य कोशिका द्रव है और आंतरिक कोशिका द्रव है, दोनों में क्लोरीन पाया जाता है। अब यह सोडियम क्लोराइड के रूप में यह हमारे आंतरिक कोशिका द्रव में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड के रूप में यह बाह्य कोशिका द्रव में पाया जाता है और पोटेशियम क्लोराइड के रूप में यह आंतरिक कोशिका द्रव में पाया जाता है। ओके, सोडियम हमारा क्लोरीन कोशिका के अंदर और बाहर दोनों द्रव के अंदर पाया जाता है। क्लोरीन कोशिका के अंदर और बाहर दोनों द्रव में पाया जाता है। ओके, यह हमारी बाह्य कोशिका और आंतरिक कोशिका के अंदर जो द्रव होते हैं उसमें पाया जाता है। यह सोडियम क्लोराइड के रूप में, सोडियम क्लोराइड के रूप में बाह्य कोशिका द्रव में पाया जाता है। बाह्य कोशिका द्रव में और पोटेशियम क्लोराइड के रूप में सोडियम क्लोराइड के रूप में कोशिका के अंदर द्रव में पाया जाता है। कोशिका के अंदर द्रव में पाया जाता है। यह जो होता है सोडियम क्लोराइड जो है, ये कोशिका के बाह्य द्रव में पाया जाता है और पोटेशियम क्लोराइड जो है कोशिका के आंतरिक द्रव में पाया जाता है। ओके, क्लोरीन हमारा कोशिका के अंदर और बाहर दोनों द्रव में पाया जाता है और सोडियम क्लोराइड जो के रूप में या कोशिका के बाहर द्रव में और पोटेशियम क्लोराइड के रूप में या कोशिका के अंदर के द्रव में पाया जाता है। क्लोरीन की उपस्थिति जो है खाने वाले नमक में होती है। यह हमें इसको प्रतिदिन 3.9 ग्राम लेना चाहिए। प्रतिदिन हमें कितनी मात्रा में क्लोरीन लेना चाहिए? 3.9 ग्राम में जो है क्लोरीन लेना चाहिए। और ये क्लोरीन का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, यह सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर कार्य करता है। क्लोरीन का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं माना जाता है, यह सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर ही कार्य करता है।
क्लोरीन की उपस्थिति, क्लोरीन की उपस्थिति खाने वाले नमक में होती है। और हमें प्रतिदिन कितना क्लोरीन लेना चाहिए? प्रतिदिन 3.9 ग्राम। कितना? 3.9 ग्राम क्लोरीन लेना चाहिए। ओके, 3.9 ग्राम क्लोरीन लेना चाहिए। क्लोरीन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। क्लोरीन का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, कोई नहीं है। या सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर कार्य करता है। कौन? क्लोरीन। या सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर कार्य करता है। ओके, तो यह कोशिका द्रव में पाया जाता है। क्लोरीन की उपस्थिति खाने वाले नमक में होती है। हमें प्रतिदिन 3.9 ग्राम क्लोरीन लेना चाहिए। और क्लोरीन का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है। इसका अस्तित्व किसके? सोडियम और पोटेशियम के साथ होता है। यानी यह सोडियम और पोटेशियम के साथ मिलकर ही कार्य करता है, अलग से यह कार्य नहीं कर पाता। ओके, तो ये हुई हमारे क्लोरीन के बारे में कुछ डिस्कशन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब क्लोरीन का कार्य क्या है? क्लोरीन का कार्य, क्लोरीन का कार्य क्या है? यह अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखता है, जल के संतुलन को बनाए रखता है हमारी बॉडी में। और क्या करता है? यह HCl का निर्माण करता है। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हमारे आमाशय में पाया जाता है और ये शारीरिक वृद्धि में भी सहायक होता है और पाचक रसों को क्रियाशील बनाने का कार्य भी क्लोरीन करता है। ओके, क्लोरीन के कार्य। क्लोरीन का कार्य या क्या करता है? अम्ल व क्षार का संतुलन बनाए रखना, शरीर में जल का संतुलन बनाए रखना, जल का संतुलन और HCl का निर्माण। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि आमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में पाया जाता है। तो क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण भी करता है और वृद्धि में, शारीरिक वृद्धि में सहायक और क्या करता है? शारीरिक वृद्धि का भी कार्य करता है
और पाचक रसों को क्रियाशील बनाने का भी कार्य करता है। पाचक को क्रियाशील बनाना। ओके, तो अम्ल क्षार का संतुलन, जल का संतुलन, HCl का निर्माण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण, शरीर की वृद्धि में सहायक और पाचक रसों को क्रियाशील बनाने में क्लोरीन सहायक होता है। ये सभी क्लोरीन के कार्य हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मैग्नीशियम की तरफ। मैग्नीशियम, तो हमें प्रतिदिन 300 से 400 ग्राम मैग्नीशियम लेना चाहिए और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 25 से 30 मिलीग्राम तक मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। ओके, मैग्नीशियम के बारे में ओके, मैग्नीशियम। अब हमने बताया कि हमें 300 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम लेना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति में यानी वयस्क व्यक्ति के शरीर में जो है 25 से 30 मिलीग्राम तक मैग्नीशियम उपस्थित रहता है और रक्त में जो है 2 से 3 रक्त में कितना 2 से 3 मिलीग्राम प्रति 100 ml हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है और कुल मैग्नीशियम का 50 से 60% भाग हमारे हड्डियों में पाया जाता है और जो है यह हड्डियों में मैग्नीशियम कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में पाया जाता है। यह कोमल को रक्त सीरम में 30 से 40% तक पाया जाता है। यह शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। तो नोट कर लीजिए, जितना हमने बोला है ये इम्पोर्टेंट है। हमें प्रतिदिन कितना लेना चाहिए 300 से 400। हमें प्रतिदिन 300 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम लेना चाहिए। और हमारे शरीर में यानी वयस्क व्यक्ति में 25 से 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। कितना 25 से 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। रक्त में 2 से 3 रक्त में कितना पाया जाता है? रक्त में 2 से 3 मिलीग्राम कितना प्रति 100 ml रक्त में मैग्नीशियम 2 से 3 मिलीग्राम प्रति 100 ml होता है। और कुल मैग्नीशियम का 50 से 60% भाग कुल मैग्नीशियम
मैग्नीशियम का 50 से 60% भाग कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों में पाया जाता है। और मैग्नीशियम जो है हड्डियों में किसके रूप में पाया जाता है? कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में स्टोर होता है। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में स्टोर होता है। किसके रूप में? कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में मैग्नीशियम हमारे हड्डियों में स्टोर होता है। और कोमल ऊतक रक्त सीरम में यह कितना पाया जाता है? कोमल ऊतक रक्त और सीरम में या सीरम में 30 से 40% कितना पाया जाता है? 30 से 40% जो है या रक्त और सीरम में पाया जाता है। ओके, यह शरीर की वृद्धि व कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। मैग्नीशियम जो है शारीरिक वृद्धि और कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। ओके, तो हमें प्रतिदिन कितना मैग्नीशियम लेना चाहिए? कितनी मात्रा में? हमें प्रतिदिन 300 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम लेना चाहिए। और हमारे शरीर में जो है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 25 से 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है। इस 25 से 30 मिलीग्राम मैग्नीशियम में से 2 से 3 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त में पाया जाता है। और इसी मैग्नीशियम का 25 से 30 मिलीग्राम जो मैग्नीशियम हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, उसी का जो है पाया जाता है, उसी का 50 से 60% भाग हमारी हड्डियों यानी बोन्स में पाया जाता है। और जो बोन्स में मैग्नीशियम पाया जाता है वो कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में हड्डियों में स्टोर रहता है। और यह कोमल ऊतकों रक्त और सीरम में 30 से 40%, इसका 30 से 40% पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है हमारी शारीरिक वृद्धि और कोशिकाओं के निर्माण का भी कार्य करता है, इसलिए मैग्नीशियम का हमारी बॉडी में मेन रोल है। ओके, 30 से 40%। अब इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है? यह जो है वैसे सभी भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन अनाज, दाल, बीज तेल, सूखे मेवे इसकी प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। कौन हुए? अनाज हुए, दाल हुए, तेल बीज हुए और सूखे मेवे जो है मैग्नीशियम प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। और यह दूध, मांस, मछली, अंडा, फल, सब्जी इसमें अल्प मात्रा में पाया जाता है। इसमें दूध, मांस, मछली, अंडा इन सभी में यह अल्प मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। स्रोत यहाँ लिख दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। मैग्नीशियम के स्रोत कौन कौन से हैं? अनाज, दाल, तेल बीज और
सूखे मेवे, सूखे मेवे आदि में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में। वैसे तो सभी भोज्य पदार्थों में कुछ ना कुछ पाया जाता है, बट इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। और किसमें अल्प मात्रा में पाया जाता है? दूध, मांस, मछली, अंडा। दूध, मांस, मछली, अंडा, फल और सब्जियों में या अल्प मात्रा में पाया जाता है। और सब्जियों में या अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो इसकी प्राप्ति के स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत अनाज, दाल, तेल बीज, सूखे मेवे जो है इसमें मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी अधिक पाया जाता है। और दूध, मांस, मछली, अंडा, फल और सब्जियां, इन सब में मैग्नीशियम अल्प मात्रा में पाया जाता है। नोट कर लीजिए। अब मैग्नीशियम के कार्य क्या है? ये जो है कार्बोज का चयापचय करता है, कैल्शियम और फास्फोरस का भी चयापचय करता है और एंजाइम को सक्रिय बनाने में सहायक होता है और हृदय की गति को नियमित करता है। क्या करता है? एंजाइम को सक्रिय बनाता है और उसका कार्बोज का चयापचय करता है, कैल्शियम और फास्फोरस का भी चयापचय मैग्नीशियम करता है और हृदय की गति को क्या करता है? नियमन करता है, हृदय की गति का नियमन करता है। तो मैग्नीशियम के कार्य आप लोग नोट कर लीजिए। मैग्नीशियम के कार्य कौन कौन से हैं? एंजाइम को सक्रिय करना, कार्बोज का चयापचय, कार्बोज का चयापचय और किसका चयापचय करता है? कैल्शियम और फास्फोरस का भी मैग्नीशियम चयापचय करता है। कैल्शियम और फास्फोरस का चयापचय करना, हृदय की गति का नियमन करना। हृदय की गति का नियमन। ओके, तो ये सभी आपके मैग्नीशियम के कार्य हो गए। एंजाइम को सक्रिय करना, कार्बोज, कैल्शियम, फास्फोरस का चयापचय करना, हृदय की गति का नियमन करना। अब इसकी कमी क्यों होती है? इसकी कमी ज्यादातर गुर्दे और यकृत की बीमारियों में होती है और मदिरा पान करने से भी मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलती है। किसकी कमी से? एक तो गुर्दे और यकृत की बीमारी में ज्यादातर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, दूसरा मदिरा पान करने में यानी शराब वगैरह का सेवन करने से भी हमारी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। कमी, किसकी कमी? मैग्नीशियम
मैग्नीशियम की कमी। यकृत या गुर्दे की बीमारी होने से, गुर्दे की बीमारी होने से और किससे? अत्यधिक मदिरापान से, अत्यधिक मदिरापान। ऐसी स्थिति में क्या होता है? मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। अब इनकी कमी से होता क्या है? इनकी शरीर कमी से थकान, निराशा और बॉडी में ऐंठन और संज्ञानहीनता यानी धीरे धीरे याददाश्त की कमी हो जाती है और निराशा और नाड़ी संस्थान में क्षोभ हो जाता है। ऐंठन होता है, नाड़ी संस्थान में क्षोभ हो जाता है, निराशा होती है, थकान होता है और संज्ञानहीनता यानी याददाश्त में कमी हो जाती है। तो कमी के प्रभाव क्या है? कमी के प्रभाव थकान, संज्ञानहीनता, थकान हो गया, संज्ञानहीनता, नाड़ी संस्थान में क्षोभ, नाड़ी संस्थान में क्षोभ और क्या होता है? निराशा, ऐंठन हाथ पैर में होती है, हाथ पैर में तीव्र ऐंठन होती है। तो कमी से थकान होता है, थकान की वजह से व्यक्ति निराश हो जाता है और नाड़ी संस्थान में क्षोभ हो जाता है, संज्ञानहीनता याददाश्त की कमी हो जाती है और हाथ पैर में तीव्र ऐंठन होता है। किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से। तो हम लोगों का मैग्नीशियम भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं सल्फर की तरफ। सल्फर यानी गंधक। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, फिर मिटाती हूँ। सल्फर, सल्फर जो होता है या कहाँ उपस्थित होता है? सल्फर रक्त के तरल पदार्थों में सल्फर उपस्थित होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 175 ग्राम सल्फर उपस्थित रहता है। कितना ग्राम? 175 ग्राम सल्फर एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में उपस्थित रहता है। और सल्फर की मांग जो है, दैनिक मांग कितनी है? 2.250 ग्राम सल्फर की मांग है। हमारे दैनिक जीवन में सल्फर की मांग 2.250 ग्राम है। तो सल्फर रक्त के तरल पदार्थों में पाया जाता है। सल्फर को ही हम लोग गंधक भी कहते हैं। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। गंधक, ओके। तो यह रक्त के सल्फर रक्त के तरल पदार्थों में पाया जाता है। ओके। और
सल्फर, थायमिन, हिपैरिन, कार्बोलिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। किसमें? कार्बोलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हिपैरिन, इन सभी में सल्फर सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। सल्फर, थायमिन यानी V1, हिपैरिन, सल्फ्यूरिक अम्ल, और किसमें पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फोलिक अम्ल और कार्बोलिक अम्ल में। सल्फोलिक और कार्बोलिक अम्ल में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। किस मात्रा में? सूक्ष्म मात्रा में, यानी कम, मतलब छोटे उसमें सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, यानी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। अब सल्फर की दैनिक मांग जो है, सल्फर की दैनिक मांग कितनी है? 2.250 ग्राम। 2.250 ग्राम हमें सल्फर दैनिक जीवन में लेना चाहिए। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 175 ग्राम, कितना? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 175 ग्राम सल्फर पाया जाता है। ओके, यह रक्त के तरल पदार्थों में पाया जाता है। या थायमिन यानी B1, हिपैरिन, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल में सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है। और हमें प्रतिदिन 2.250 ग्राम सल्फर लेना चाहिए। और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 175 ग्राम सल्फर उपस्थित होता है। और सल्फर प्राप्ति के स्रोत क्या है? सल्फर जो है नोट कर लीजिए, फिर बताती हूँ। सल्फर जो है, इसको नोट किया आप लोगों ने? हाँ। अब सल्फर की प्राप्ति के स्रोत क्या है? सल्फर हमें मांस, मछली, दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थों में या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? मांस, मछली, दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थों में हमें सल्फर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? अंकुरित अनाजों में और प्याज में भी यह प्रचुर मात्रा में सल्फर पाया जाता है। प्राप्ति के स्रोत, सल्फर के यानी गंधक के स्रोत क्या है? मांस, मछली, अंडा, दूध व दूध से बने पदार्थ। दूध में यह बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूध इसका
उत्तम स्रोत है, दूध उत्तम स्रोत है। दूध में या बहुत ही ज्यादा, वैसे पाया इन सब में भी ज्यादा नहीं पाया जाता है, बट दूध इसका उत्तम स्रोत है। मछली, अंडा, दूध व दूध से बने पदार्थ और अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज और क्या, और प्याज। अभी बताती हूँ ये कितना हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज से अब आप लोग दूध पीना और अंकुरित अनाज खाना स्टार्ट कर देंगे। अंकुरित अनाज और प्याज। ओके, तो इसके स्रोत क्या है? मछली, अंडा, दूध व दूध से बने पदार्थ, अंकुरित अनाज और प्याज जो है सल्फर के मुख्य स्रोत हैं। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है नाखून और बालों की वृद्धि करना। किसका? सल्फर का कार्य होता है, या नाखून, हमारे जो नाखून है और बाल है उनकी वृद्धि का कार्य करता है और त्वचा को कांतिमय बनाता है, यानी फेस पर त्वचा में ग्लो होता है सल्फर के द्वारा। तो अब आप लोग तो स्टार्ट कर देंगे ना दूध पीना और अंकुरित अनाज खाना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि फेस ग्लो करे, हमारे नाखून और बाल बड़े हों। इसके लिए आप लोग कई उपाय करते होंगे, कोई फेयर लवली, कोई ओले लगाता होगा, तब ओले और फेयर लवली की जरूरत नहीं है। अब आप लोग दूध, अंडा, मांस, मछली और अंकुरित अनाज, प्याज का भरपूर सेवन करना शुरू कर दीजिए। और अब इसकी जरूरत नहीं है आपको, विभिन्न कॉस्मेटिकों की जरूरत अब नहीं है। ओके, तो ये क्या करता है? इसका कार्य क्या है? सल्फर का कार्य, या नाखून और बालों की वृद्धि में, बालों की वृद्धि में सहायक होता है। और क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, त्वचा को कांतिमय बनाता है। त्वचा को कांतिमय तब आप लोग अब इसका भरपूर सेवन करना शुरू कर रहे हैं ना। अब आप लोग आज से स्टार्ट कर दीजिए। अब आप लोग को किसी क्रीम की जरूरत, किसी भी शैम्पू और किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब आप लोग इसके जो स्रोत है इसको भरपूर मात्रा में लीजिए, फिर आपको ओले और फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सल्फर का कार्य क्या है? सल्फर नाखून और बालों की वृद्धि में सहायक होता है और त्वचा को कांति प्रदान करता है, यानी त्वचा ग्लो करने लगती है। ओके, और क्या करता है? यह जो है पाचक रस, एंजाइम, हार्मोन्स, विटामिन आदि के निर्माण में भी सल्फर सहायक होता है। किसमें? पाचक रस, हार्मोन्स और विटामिन आदि के निर्माण में सल्फर आवश्यक होता है। एंजाइम के निर्माण के लिए आवश्यक, या पाचक रस, एंजाइम्स और हार्मोन्स के निर्माण में भी सहायक होता है। के निर्माण में सहायक। ओके, यह पाचक रस, एंजाइम, हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है और जो है ये इसकी प्राप्ति के उत्तम स्रोत हैं। आई बात समझ में? तो हमने आज क्या पढ़ा? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर यानी गंधक और क्लोरीन के बारे में। तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आप लोग को बात समझ में आई? मैंने उसको समझा भी दिया है और लिख दिया, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, और पोटेशियम की कमी हुई, इन सभी को आप लोग अपने माइंड में
बनाए रखिएगा, क्योंकि पोटेशियम की कमी और हमें कितनी मात्रा में प्रतिदिन मैग्नीशियम लेना चाहिए, या मैग्नीशियम कितनी मात्रा में हमारी बॉडी में उपस्थित होता है, या रक्त में कितनी मात्रा में उपस्थित होता है मैग्नीशियम, और यह हमारी हड्डियों में किस रूप में उपस्थित होता है, कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में उपस्थित होता है। ये सारी चीजें जितना बोला मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या टिक कर लीजिएगा। क्या ये प्रतिदिन मैग्नीशियम की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कितनी उपस्थित होती है हमारी बॉडी में, रक्त में कितना मैग्नीशियम पाया जाता है, और मैग्नीशियम हमारे अस्थियों में किस रूप में पाया जाता है, किस रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट और फास्फेट के रूप में मैग्नीशियम अस्थियों में पाया जाता है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और तो आज हम लोगों का सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये सभी जितने भी मेजर एलिमेंट हैं ये सभी कंप्लीट हुए हैं। कुछ एक दो रह गए हैं, उसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप प्लीज उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अब फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। बोलो, मिस मत कर।